हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। पिछले वीडियो को, इंटर्नशिप वाले वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए। अगर आप लोगों को रिज्यूमे वगैरह बनाने में भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली, तो काफ़ी सारी वेबसाइट है जो एआई वगैरह का भी यूज़ करती हैं। सो हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा। तो वापस से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि कास्टिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, कास्टिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज मैं पीपीटी नहीं लेकर के आया हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और साथ में इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग इतना होता है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि व्हेन आई हैव नोट्स जब पहले से ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो मैंने नोट्स को डाउनलोड किया और मैं वहीं से आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए और साथ में आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनती चली जाए। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कास्टिंग पार्ट 3 को शुरू करने के पहले मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट हो या कोई और वीडियो चाहते हो या कोई और सजेशन चाहते हो सॉफ्ट स्किल के ऊपर, इंटरव्यू में अपीयर कैसे होना है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, जस्ट कमेंट इट आउट। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करिए या यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो रिवीजन होगा दैट विल बी ए क्विक रिवीजन, ताकि आप लोग के पुराने जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है कास्टिंग में वो तुरंत का तुरंत रिवाइज हो सके। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या है आपके पास है, सो इट इज़ व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इट इज़ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन देखिए, एक बढ़िया बात क्या है कि क्लासिफिकेशन में जो कास्टिंग होती है, जो कास्टिंग इज़ योर बेसिक और प्राइमरी। सबसे पहले कास्टिंग होगी, उसके बाद ही फॉर्मिंग या कोई और फैब्रिकेशन या मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होगा। सो कास्टिंग इज नथिंग बट योर बेसिक प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं, दैट इज जीरो प्रोसेस, एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव। जीरो, एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव। जीरो प्रोसेस वो जहां पर कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा, हम लोग मेटल को डिफॉर्म करके अपना फाइनल प्रोडक्ट हासिल करेंगे, या मेटल को तोड़ मरोड़ कर, पिघला करके हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज जीरो प्रोसेस। दैट इज एग्जांपल क्या है आपका, फॉर्मिंग एंड कास्टिंग। एंड एडिटिव प्रोसेस क्या है, जिसमें हम लोग एडिशन करते हैं। 3D प्रिंटर्स वगैरह का आपने नाम सुना होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करते हुए वी बिल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन देयर वाज अ कंपटीशन ऑन एट नासा आल्सो रिगार्डिंग दिस, कि मास वगैरह बनाने, तो उन्होंने एडिटिव टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था उन्होंने। सब्सट्रैक्टिव वो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं। सो जहाँ कहीं भी मेटल रिमूवल आएगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, मेटल कटिंग एंड मशीन टूल्स वगैरह वगैरह का जो ऑपरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर सब्सट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए। तो कास्टिंग क्या है, कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मॉल्टन लिक्विड मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं, मॉल्टन लिक्विड मेटल को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको हम सॉलिडिफाई होने देते हैं। ठीक है, इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी। अब ये मोल्ड कैविटी किस तरीके की होगी, मोल्ड कैविटी उस तरीके की होगी जिस तरीके का आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होगा। और मोल्ड कैविटी बनाता कौन है, मोल्ड कैविटी बनाता है पैटर्न। ठीक है, तो देखिए, मोल्ड बॉक्स, अगर 2 बॉक्स है तो नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे, ऊपर वाले को हम लोग कोप कहेंगे। और अगर 3 बॉक्स है तो बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे, चीक कहेंगे। ठीक है, पार्टिंग लाइन जो होता है, ये बीच की जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज योर पार्टिंग लाइन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न। उसके बाद मोल्डिंग सैंड को मैंने भरा, उसके बाद मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद अब मैंने पैटर्न को निकाल दिया, और पैटर्न को निकालने के बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया मोल्ड कैविटी। बिकॉज ऑफ दिस मोल्ड कैविटी, बाद में जो मॉल्टन मेटल रहेगा वो फ्लो करेगा इसमें से। ठीक है, इसमें जाकर के फ्लो करेगा एंड इट विल टेक इट शेप। ठीक है, जिससे हम लोग पैटर्न को निकालते हैं, दैट पर्टिकुलर टूल इज कॉल्ड एज योर ड्रॉ स्पाइक, जहाँ से हम लोग पैटर्न को पकड़ करके निकालते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को, पिछले वीडियो में एक वीडियो भी डाला था, उसमें यूट्यूब का ही था, उसमें जिस तरीके से पैटर्न को निकाला जाता है, दैट पर्टिकुलर टूल इज कॉल्ड एज योर ड्रॉ स्पाइक, जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सो हमने बात किया था कि पोरिन बेसिंग क्या होता है। पोरिन बेसिंग के बाद हमारे पास क्या कनेक्टेड रहता है, रनर रहता है, स्प्रू रहता है, स्प्रू के बाद रनर रहता है। दिस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड एज योर गेट, और उसके बाद हमारा क्या रहता है, राइजर रहता है। ठीक है, सो ये हमारे पास मेन बेसिक कंपोनेंट होते हैं।
अब एक जो क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार डिस्कस भी किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वहां पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन पूछा था कि मोल्ड सरफेस के पास में उसका ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जो आपका दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो पूरे जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका बॉक्स है, ये आपका मोल्ड बॉक्स है, इसके अंदर सैंड भरा हुआ है। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि क्योंकि ये मोल्ड बॉक्स क्या होगा, मेटल का होता है जनरली, तो इसको कम टाइम मिलेगा, तो ये क्या होगा, इसको कम टाइम मिलेगा ना, कम टाइम में इसको ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि उतना टाइम मिलता नहीं है इसको कि ये पूरी तरीके से आराम से धीरे धीरे होकर के कूल होए। जो भी आप मॉल्टन मेटल डालोगे, मॉल्टन मेटल का क्या रहेगा, एक मॉल्टन मेटल जो अंदर रहेगा कोर में, और एक मॉल्टन मेटल जो साइड में रहेगा। जो साइड में रहेगा वो उसको कम टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए एज कंपेरिजन टू जो बीच में रहेगा। तो जो साइड में रहता है दैट इज योर फाइन ग्रेन। ये क्यों रहता है, ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ कूलिंग। फास्ट रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या हो गया कि फास्ट रेट ऑफ कूलिंग मतलब ये हो गया कि कूलिंग के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग सेंटर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सेंटर की ओर मतलब यहाँ से लेकर के इस तरफ इस डायरेक्शन में अगर बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा ग्रेन जो रहेगा, ग्रेन विल टेक इनटू कॉलमनर स्ट्रक्चर, कॉलम जैसा बन जाएगा। देखिए दिस इज अ कॉलम स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज योर कॉलमनर ग्रेन्स। और बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विएक्स्ड ग्रेन। ये जो पूरा रहता है दिस इज योर इक्विएक्स्ड ग्रेन। ठीक है, चलिए तो पैटर्न्स वगैरह के बारे में हमने बात किया था, हमने अलाउंसेस के बारे में बात किया था। अलाउंसेस हम लोग कहाँ कहाँ देते हैं, अलाउंसेस के बारे में हमने देखा था कि राइजर में कहाँ देते हैं और पैटर्न में कहाँ देते हैं। राइजर में हम लोग कहाँ देते हैं, राइजर में हम लोग A to B एंड B to C देते हैं, एंड C to D में हम लोग पैटर्न में अलाउंस देते हैं। A to B और B to C, B to C क्या है आपका सॉलिडिफिकेशन वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर श्रिंकेज देखिए, आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वरना आप गेट हेड की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट नोट्स। ठीक है, आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई, मेक शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन सेल्फ। आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको आप उसमें चीज़ें ऐड करते चलिएगा, जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए उसको ऐड करते चलिएगा। सो इट विल बी योर ओन नोट्स। क्यों आपको अपने नोट्स बनाने ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाने आपको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करेंगे सो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर चीज़ें आपकी ओन हैंड राइटिंग में रहती हैं तो दिमाग जो रहता है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड और ग्रास्प करने की पावर रखता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया था, एक देखिए एक केस आता है ग्रे कास्ट आयरन का। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट होने लगता है। सो जब देखिए यहाँ पर वापस से पढ़िए, इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू ग्रेफाइट फ्लेक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। किसकी एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल इन लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेज। सॉरी मेरा थोड़ा कर्सर मूव नहीं कर रहा, मेरे पास एक्चुअल माउस नहीं है, बट इट विल बी हेल्पफुल। यस, सो इन लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन में एक्सपेंशन करेगा। सो कोई भी ज़रूरत नहीं है किसको प्रोवाइड करने की, राइजर को प्रोवाइड करने की। ग्रे कास्ट आयरन का अगर आप कास्ट कर रहे हैं सो आपको राइजर में कोई भी अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, या राइजर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था राइजर क्या होता है, राइजर एक्ट एज रेजर्वॉयर, एक टंकी की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है टंकी की तरह, क्योंकि जो मॉल्टन मेटल जो कैविटी के अंदर जा रहा है वो श्रिंक होता चला जा रहा है। श्रिंक होगा तो उसको एक्स्ट्रा मेटल की जरूरत होगी ताकि पैटर्न पूरी तरीके से, मतलब जो आपका मोल्ड कैविटी है वो पूरी तरीके से कवर हो पाए। ठीक है, लेकिन ग्रे कास्ट आयरन के केस में एक्सपेंशन होता है, मतलब लिक्विड जब ठंडा होता है, मॉल्टन मेटल जब ठंडा होता है तो वो एक्सपैंड करता है, जस्ट एज सिमिलर टू द केस ऑफ वाटर। वाटर को जब आप फ्रीज करते हो, फ्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, पूरी तरीके से एग्जैक्टली नहीं है। जब फ्रीज करते हो तो क्या करता है, जब उसका टेम्परेचर आप ड्रॉप करते हो तो एक्सपैंड करता है। वैसे ही जब ये आपका लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन फेज में रहेगा तो ये एक्सपैंड करेगा। अब जब कभी भी ये एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, आपको राइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में इसमें श्रिंकेज होने लगता है और इसकी वजह से आपको पैटर्न में अलाउंस देना ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। अगर आईएससी पेपर बना रहा है तो मैं भी पूछ सकता है, ग्रे कास्ट आयरन के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक डायमेंशन दे रखा है 200, 110, ये लेंथ विड्थ एंड हाइट दे रखा है आपको ग्रे कास्ट आयरन का। आपको अलाउंस दे रखा है, देखिए पैटर्न मेकिंग अलाउंस, पैटर्न मेकिंग अलाउंस। ठीक है,
ये दे रखा है आपको 1%, मतलब 1% आपको अलाउंस दे रखा है। आप देखिए, बहुत आराम से बात सुनिएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया, पहले ये देख लीजिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग और वॉल्यूम ऑफ पैटर्न का रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो रहता है वो आपका जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसी का आपको ब्लॉक फॉर्म करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग वही रहेगा। लेकिन जब आप पैटर्न की बात करते हो, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि राइजर की ज़रूरत ग्रे कास्ट आयरन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइजर की। तो जो कोई भी हम अलाउंस देंगे वो अलाउंस हम लोग पैटर्न में देंगे। पैटर्न में देने की वजह कितना अलाउंस दे सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1% दे सकते हैं। 1% मतलब 100 में 1 हम लोग दे सकते हैं। तो 200 में कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। 100 में कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। और 10 में कितना दे सकते हैं, 0.1 दे सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, ये सब अलाउंस को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि क्या हो रहा है एक्सपेंशन, ठीक है। जब भी एक्सपेंशन कब होता है, एक्सपेंशन होगा लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन स्टेज में। लेकिन पैटर्न की बात हो रही है तो ये कौन सा पोर्शन होगा, सॉलिड वाला पोर्शन होगा। तो इस वक्त में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज, तो वो कम होगा। तो पैटर्न को ही हम लोग थोड़ा बढ़ा करके रखें ताकि जो कम होना हो वो हो ही ना। मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज आपको चाहिए, मान लीजिए 200 बोरी आपको सीमेंट चाहिए, ठीक है। आपको इतना पता है कि 1 बोरी सीमेंट खराब हो जाएगा, पहले से पता है आपको 1 बोरी सीमेंट खराब हो जाएगा, तो आप 201 मंगाओगे ना कि 200 मंगाओगे, है कि नहीं है। सो इसीलिए कि जो कोई भी इसमें क्या है, इसमें ये है कि 200 200 जो है, 100 है, 10 है, ये डायमेंशंस जो है, इस डायमेंशंस में क्या हो रहा है, हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। अलाउंस को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 + 2 क्यों किया, अभी कुछ देर पहले बताया 1% है। 100 में 1 तो 200 में कितना 2, 100 में कितना 1, ठीक है, +1, एंड 10 में कितना हो जाएगा 0.1। सो दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ठीक है। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस के बारे में बात किया था। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टेपर कर देते हैं उसको, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि मशीनिंग वगैरह अच्छे से हो पाए और वो पैटर्न जो है वो आसानी के साथ निकल पाए। देखिए यहाँ पर अगर ऐसे नॉर्मल ही मैं पैटर्न रखता हूँ तो जब भी मैं पैटर्न को बाहर की ओर निकालूंगा, तो होगा क्या कि ये जो साइड वाला जो सैंड है, दिस पर्टिकुलर साइड वाला सैंड, ये टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। तो जब ये टूटने और बिखरने लगेगा, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा एक टेपर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला, ये तो बेसिक है, दैट इज नथिंग बट x = h tan थीटा। इसके लिए उतना ज़्यादा देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। मशीनिंग अलाउंस हम लोग देखा था कि मशीन करने के काम में आता है। इंटरनल में हम लोग ऐड करते हैं और एक्सटर्नल में हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ पैटर्न, इसका बोला पैटर्न का मशीनिंग अलाउंस दे रखा है आपको 1 mm ऑन सरफेस, 1 mm ऑन सरफेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑपरेशन जब रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, एक्सटर्नल जब रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। शेक और रैपिंग में क्या होता है, निकालते वक्त में जो कोई भी दिक्कत आती है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग शेक और रैपिंग अलाउंस देते हैं। डिस्टॉर्शन में क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेट या इंट्रिकेट शेप बनाना है, जैसे वी शेप बनाना है, तो वी शेप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग क्या देते हैं, इसकी वजह से हम लोग, या जहाँ कहीं भी एजेस वगैरह होते हैं, दिस काइंड ऑफ एजेस, एक सेकेंड, हाईलाइटर कहाँ गया, ओके, ये जो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स सा जो एज आ रहा है, दिस पर्टिकुलर एज, दीज एजेस विल बी कॉम्प्लिकेटेड। इसकी वजह से क्या होगा, जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, अंदर की ओर आना शुरू हो जाएगा। अंदर की ओर अगर आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, हम लोग टेपर अलाउंस देते हैं, ठीक है। पैटर्न किस किस तरीके के हो सकते हैं ये सब डिटेल में आप खुद देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ पैटर्न क्या होता है। टाइप ऑफ पैटर्न में एक सिंगल पैटर्न है, एक मैंने सॉलिड बॉक्स ले लिया, मुझे इसी का कैविटी चाहिए, इसी के अंदर मैं मॉल्टन मेटल पोर कर दूंगा। स्प्लिट पीस पैटर्न में क्या होता है, जैसा कि जो मैंने वीडियो दिखाया था, वीडियो के अंदर जो वीडियो दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, उसमें 2 पैटर्न यूज करते हैं और 2 पैटर्न किससे कनेक्टेड होते हैं, डॉवल पिन के साथ कनेक्टेड होते हैं। डॉवल पिन क्या होता है,
डॉबल पिन वो पिन होता है जो दोनों के दोनों पैटर्न को अलाइन रखे। अलाइन मतलब ऐसे और ऐसे स्लिप ना होने दे, ऐसे आपस में अलाइन रखें। सो सच पिन्स आर कॉल्ड एज डॉबल पिन। वो स्प्लिट पीस पैटर्न होता है, मतलब दो पोर्शन रहेगा, एक ऐसे रखेंगे फिर बाद में उसको सीधा करेंगे, वापस से ऊपर रखेंगे। पिछले वाले वीडियो के अंदर में जो यूट्यूब वाला मैंने वीडियो दिखाया था वो यही था, स्प्लिट पीस पैटर्न। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है। लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न इसलिए यूज करते हैं। लूज पीस पैटर्न क्या हो जाएगा, लूज पीस पैटर्न होता है जहां पर प्रोजेक्शन और अंडरकट वगैरह यूज करते हैं, वहां पर लूज पीस पैटर्न का यूज करते हैं। गेटेड पैटर्न मतलब अगर हम लोग को एक से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए एक ही बार में, तो हम लोग डिफरेंट गेटिंग यूज करते हैं। गेट क्या होता है, गेट वो पॉइंट होता है जहां से मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है। जहां से मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज गेट। तो अब इसी तरीके के काफ़ी सारे गेट अगर मैं यूज़ कर लूँ, देखिए यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, इस पीडीएफ में देखेंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये सब जो कोई भी पॉइंट है, दीज आर नथिंग बट योर गेट। तो ये जो कोई भी है वो गेट है। इसकी वजह से क्या होगा कि गेट डिफरेंट है, तो सच पैटर्न्स आर कॉल्ड है, जहाँ पर आप एक बार में काफ़ी सारे पैटर्न्स बना सकते हो, सच इज कॉल्ड एज योर गेटेड पैटर्न, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है, मैच प्लेट पैटर्न वैसा ही होता है जैसा आपका स्प्लिट पीस पैटर्न होता है, बट क्या होता है कि इस केस में हम लोग डबल पिन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स शेप स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए कैन बी स्प्लिट, नंबर ऑफ पैटर्न कैन बी स्लिप द पार्टिंग लाइंस एंड दे विल बी एडेड ऑन बोथ द साइड ऑफ मैच प्लेट। आपस में मैच करके उन लोगों को रखा जाता है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो स्प्लिट पीस पैटर्न ही ज़्यादा प्रीफर होता है, बट कहीं कहीं पर जहाँ कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा बनाना हो वहाँ पर मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करते हैं। स्वीप पैटर्न क्या होता है कि मैंने बताया था कि जैसे कि अगर इतने पोर्शन को जो मैं अभी स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक कोनिकल शेप बन जाएगा। वैसे ही क्या होता है हम लोग स्वीप पैटर्न बनाते हैं, तो बेल वगैरह जो बनती है वो स्वीप पैटर्न की तरह बनती है। इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है, दिस इज योर 2D इन शेप। इसको मैं रोटेट करते हुए ले जाऊँ, देखिए रोटेट करते हुए और नीचे की ओर धसाते ले जाऊँ तो पूरा का पूरा शेप कैसा बनेगा, कुछ कोनिकल शेप बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कोनिकल शेप बनेगा, ठीक है। सैंड का कौन सा यूज करते हैं, लोम सैंड का यूज करते हैं, 50% सिलिका एंड 50% क्ले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर लोम सैंड। फॉलो बोर्ड पैटर्न मैंने बताया था सपोर्ट करने के काम में आता है। कोर डिजाइन के बारे में अगर बात करें, कोर क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो कोर जो होता है वो हॉलो चीज बनाने के काम में आता है, हॉलो कैविटी। मोल्ड कैविटी के अंदर भी अगर हॉलो कुछ बनाना है तो वहां पर हम लोग कोर बनाते हैं, ठीक है। अब कोर के हम लोग बॉयंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बॉयंसी फोर्स क्यों लेंगे, कंसिडर बॉयंसी फोर्स ही क्यों करेंगे, वो इसलिए क्योंकि क्या होगा कि दिस पर्टिकुलर रेड वन इज योर कोर। जब मॉल्टन मेटल भर जाएगा आसपास सब जगह पर, तो क्या होगा, वो कोर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है। सो व्हाट विल बी द फोर्स, दैट विल बी नेट बॉयंसी फोर्स, ठीक है। दिस नेट बॉयंसी फोर्स जो कि हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ कोर, वेट ऑफ लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ कोर। सो क्या हो जाएगा, वेट मतलब क्या हो जाता है, रो वी, वैसे तो देखा जाए रो जी वी होता है ना, रो जी वी। सो रो जी वी देखिए, पहले लिक्विड मेटल क्या है, डेंसिटी ऑफ मॉल्टन मेटल मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय जी। वेट ऑफ कोर क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है, वी इज योर वॉल्यूम ऑफ कोर। सो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट बॉयंसी फोर्स आ जाएगा। कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कोर को सपोर्ट करने का काम कौन सा करेगा, कोर को सपोर्ट करने का काम चैपलेट करता है। लेकिन और एक तरीके की रीसेस वगैरह जो प्रोवाइड करता है, दिस काइंड ऑफ रीसेस जो हमने पहले से ही बना दिया है इसमें, दिस इज कॉल्ड एज योर रीसेस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कोर प्रिंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो मतलब सॉरी मैं बार बार वीडियो बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। कैविटी है, बीच वाला जो रेड वाला पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज योर कोर। और साइड में सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपका चैपलेट, सपोर्ट कर रहा है आपका चैपलेट, ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तो उस केस में हमने बात किया था कि सिलिका मोल्डिंग सैंड का के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, जो उसके अंदर पोर्शंस रहते हैं, वो कौन सा रहता है, सिलिका, क्ले, मॉइस्चर दैट इज वाटर एंड एडिटिव।
तो सिलिका का भी हमने बताया था कि 70 to 85%, क्ले इज योर 10 to 20%, वाटर इज योर 2 to 8%, एडिटिव इज योर 1 to 6%। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या है, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिवनेस मतलब जो विथस्टैंड कर सके, जो झेल सके टेम्परेचर को। परमेबिलिटी के बारे में हमने बात किया था, परमेबिलिटी। साथ में हमने बात किया था फ्लूइडिटी के बारे में, फ्लोएबिलिटी के बारे में बात किया था कि कितना आसानी के साथ वो फ्लो कर सकता है। स्ट्रेंथ, तो देखिए स्ट्रेंथ में एक चीज आती है, एक आता है ग्रीन सैंड स्ट्रेंथ और एक होता है ड्राई सैंड स्ट्रेंथ। ग्रीन सैंड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड व्हेन देयर इज अ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट, और ड्राई में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है। हार्डनेस का रेंज देख लीजिए, याद रखिएगा 0 to 100 होना चाहिए। एवरेज जो होता है वो 60 to 80 रहता है। ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, टू मिनिमाइज इरोजन एंड टू विथस्टैंड फोर्सेस दैट इज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द पर्टिकुलर, जो आपका सैंड है उस पर कितना ज़्यादा वो इरोड करने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है, और कितना ज़्यादा वो रेजिस्ट कर ले रहा है। मिनिमाइज इरोजन, कम से कम करने की कोशिश करता है। कुछ प्रॉपर्टी और है, एडिसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडिसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच का फॉर्मेशन होता है वो एडिसिव होता है। कोहेसिव मतलब सिमिलर मेटल्स के बीच का, सिमिलर मेटल कह लीजिए, सिमिलर मॉलिक्यूल, सिमिलर एटम के बीच का कह लीजिए। तो देखिए ऐसे कोहेसिव वर्ड, देखिए कोहेसिव, ऐसे वर्ड कौन से रहते हैं, कोऑपरेट रहता है, साथ में मिलजुल करके काम करना। तो जहां कहीं भी कोहेसिव प्रॉपर्टी है वहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर मटेरियल। सिमिलर मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर मटेरियल मतलब हो जाता है कि अगर सैंड की हम बात कर रहे हैं तो सैंड कितना अच्छी तरीके से दूसरे सैंड पार्टिकल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए कोहेसिव प्रॉपर्टी। और सैंड किस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मोल्टन मेटल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज ए एडिसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दोनों डिफरेंट है, सैंड इज सेपरेट एंड मोल्टन मेटल सेपरेट। वो मेटल है, ये सैंड है, तो दोनों डिफरेंट मटेरियल है, तो दोनों के बीच की बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एडिसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर मटेरियल्स के बीच में, मतलब सैंड का सैंड के साथ। ठीक है। सो देखिए मोल्डिंग सैंड के पास एक पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए, और लो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्यों होना चाहिए, लो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसलिए होना चाहिए कि भाई अगर आप गर्मा गर्म मेटल डाल रहे हो और मालूम चला कि जो सैंड जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है वही अगर एक्सपैंड करने लगे तो आपका ना पैटर्न का कुछ मतलब रहेगा, ना आपका मोल्ड कैविटी का कोई मतलब रहेगा, ना आपको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसका कोई मतलब रहेगा। सो लो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए ताकि जो मोल्टन मेटल जो मोल्ड कैविटी के अंदर आया है वो आसानी के साथ धीरे धीरे करके ही पर वो हीट लूज करे और वो सॉलिडिफाई हो सके। ठीक है। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, कोलैप्सिबिलिटी होता है भैया कितना आसानी के साथ आप उसको तोड़ सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिटिव्स कौन कौन से ऐड करते हैं, एडिटिव्स कौन कौन से ऐड करने चाहिए। तो देखिए सॉडस्ट या वुड फ्लोर मतलब वुड वाला आटा, मतलब जब आप लकड़ी पर काम करते हैं तो जो बुरादा निकलता है, दैट पाउडर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ए वुड फ्लोर, इसको हम लोग ऐड करते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर। और ये क्या करता है, ये कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है और परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। ऑयल, मोलासेस, डेक्सट्रिन, ये सब क्या है, ये आपके एडिटिव्स हैं। किस तरीके के एडिटिव हैं, ये क्या करेंगे, बाइंडिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, बाइंडर्स का काम करते हैं। तो अगर बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये होगा हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम में आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर लिंस्ड ऑयल कह लीजिए, मोलासेस कह लीजिए, डेक्सट्रिन कह लीजिए, दिस आर ऑल नथिंग बट एक्ट एज बाइंडर्स। कोल्ड डस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंप्रूविंग द सरफेस फिनिश। कोल्ड डस्ट हम लोग पहले से डाल देते हैं किसमें, मोल्ड कैविटी में। उसके बाद क्या होता है, वो बढ़िया तरीके से कोल्ड डस्ट स्प्रेड हो जाता है एंड देन वी पोर द आपका मोल्टन मेटल। ठीक है। तो ये डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, बीच वाला जो पोर्शन जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया था ये था स्किम बॉब। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे चल करके, उसमें ज़्यादा उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पोरिन बेसिन मैंने आप लोगों को बता दिया था। पोरिन बेसिन में हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन मेटल डालेंगे। स्ट्रेनर में क्या होगा, स्ट्रेनर कुछ नहीं, एक छन्नी का काम करता है। छन्नी मतलब छानता है वो मोल्टन मेटल को, वापस से जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्प्लैश कोर। स्प्लैश कोर क्या करेगा, स्प्लैश कोर आपका करता है कि यहाँ पर स्प्लैश को, ताकि ये पूरा का पूरा इसको तोड़ ना दे, क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है, वेलोसिटी से गिर रही है मोल्टन मेटल, तो वो मोल्डिंग सैंड तक को ब्रेक ना कर दे। इसकी वजह से हम लोग स्प्लैश कोर को लगाते हैं।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कास्टिंग यील्ड वगैरह। अब आगे देखते हैं ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ जो आपने एलिमेंट अभी तक देखे। तो पहला पोरिन बेसिन। पोरिन बेसिन का काम क्या है, एक तो रेजर्वायर का है, साथ में इसका एक और काम है, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द स्प्रू। तो पोरिन बेसिन का जो शेप है, अगर आप इस केस में शेप देखेंगे, इसका शेप कुछ इस तरीके से, इस तरीके के शेप क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, वेलोसिटी को कम कर देगा। वेलोसिटी कम करना क्यों जरूरी है भाई, किसी के पास भी अगर वेलोसिटी होगी और वो किसी भी चीज़ के साथ जा करके टकराएगा तो क्या होगा, तो इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट होने की वजह से क्या होगा, टूटने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि साइड में क्या है, साइड में केवल सैंड लगा हुआ है, कोई आपने मेटल वाला आपने पाइप नहीं रख रखा है, तो क्या होगा कि साइड में अगर सैंड ही है पूरा का पूरा और मोल्टन मेटल तेजी के साथ आ रहा है तो क्या होगा, तो ये वाला टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए वेलोसिटी को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो स्टैंडर्ड जो डिज़ाइन है, दैट इज इफ दिस इज योर डी, दिस इज विल बी योर 2.5D to 25R। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए गो थ्रू करने के लिए। स्प्रू का जो आइडियल शेप होता है, स्प्रू क्या होता है, स्प्रू पोरिन बेसिन और रनर को कनेक्ट करने के काम में आता है। तो जो स्प्रू का जो आइडियल शेप होता है वो होता है पैराबोला। बट पैराबोला कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से पैराबोला रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से पैराबोला रहेगा, या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब दो पैराबोलास का मिक्सचर रहेगा, दो पैराबोलास रहेंगे। तो दो पैराबोला को बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये कि हम लोग क्या रखते हैं, उसको स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से उसको कर्व नहीं दे सकते। आइडियल शेप क्या है, आइडियल शेप है पैराबोला। पैराबोला ही क्यों, पैराबोला इसलिए क्योंकि जब लिक्विड मेटल जब उसके अंदर फ्लो होगा, जब लिक्विड मेटल यहाँ से निकल करके यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है, और पैराबोला है, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से उसको कवर अप कर लेगा। जैसे कि कोई शेप इस तरीके का है और लिक्विड मेटल ऐसे जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से लिक्विड मेटल इस पूरे के पूरे जो आपकी पाइप है उसको कवर कर लेगा, पैराबोला के शेप को कवर कर लेगा लिक्विड मेटल। लेकिन पैराबोला बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या होता है, पैराबोला बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट यूज़ करते हैं। और साथ में क्या, साथ में ये पैराबोला शेप ही क्यों बढ़िया है, क्योंकि ये एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को कम करता है। ना व्हाट डज दिस वर्ड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ये होता क्या है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कुछ नहीं, एयर अगर एंट्रैप हो जाती है, जब आप मोल्टन मेटल डालो, भैया आसपास तो एयर है, तो मोल्टन मेटल जब डाल रहे हो तो कहीं एयर घुस करके एंट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाए उसके अंदर, जिसकी वजह से डिफेक्टिव चीज़ें बन सकती है और भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेप थोड़ा सा इसका टिल्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पे। मान लीजिए 1 से 2, दिस पर्टिकुलर 1 से 2 हाइट इज योर HC, ठीक है, और फिर 2 से 3 दिस इज योर HS एंड दिस विल बी योर टोटल हाइट, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, बट देख लीजिए, डेरिवेशन तो आपको मिल जाएगा नोट्स वगैरह में। तो जब आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोग बचपन से तो नहीं कहूँगा, आप लोग इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे होंगे। सो क्या होता है, देखिए, क्योंकि क्या है, एरिया जो है 3 का वो कम है एज कंपेरिजन टू 2, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी 3 की ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट 2, ठीक है। तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि इंपैक्ट के साथ गिर रहा है, √2GH, हम लोग ने बहुत बार याद किया, V = √2GH, ठीक है। ये आपका आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था, कहीं ना कहीं रिलेट था। साथ में आपने ओरिफाइसेस में भी पढ़ा था, वेंचुरी मीटर में भी आपने थोड़ा बहुत इसका यूज़ किया था, ठीक है। सो A2/A3 विल बी नथिंग बट इक्वल टू V3/V2, और ये कहाँ से है V3/V2, ये आया भैया आपका डिस्चार्ज वाले इक्वेशन से, Q = AV = कांस्टेंट, यही तो रहता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मेटल दोनों एरिया के थ्रू जा रहा है, पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एरिया एट 2 वेलोसिटी एट 2 विल बी इक्वल टू एरिया एट 3 एंड वेलोसिटी एट 3। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, हम लोग एक रेफरेंस के साथ लेकर के चल रहे हैं, हम लोग टॉप से रेफरेंस ले रहे हैं। सो A3 क्या हो जाएगा, सॉरी V3 क्या हो जाएगा, V3 में √2GHT, ये पूरा का पूरा लूंगा मैं, क्योंकि 3 की पॉइंट क्या है, ये है 3 यहाँ पर है, अगर 3 यहाँ पर है तो ऊपर से अगर मैं ले रहा हूँ तो √2GHT, और नीचे क्या आ जाएगा HC,
सो क्या हो जाएगा HT/HC, दिस विल बी रेशियो इन अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज HT/SC इज इक्वल्स टू A2/A3 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब, यहाँ पर देखिए कैन बी एब्जॉर्ब इनटू लो प्रेशर एरियाज। इसकी वजह से क्या होता है, क्या फॉर्म करेंगे, ये गैस डिफेक्ट्स फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे, गैस डिफेक्ट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग पैराबोला बना नहीं सकते, तो हल्का सा टिल्ट रखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आप एक बार क्वेश्चंस देखिएगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ गेट की बात करें तो 4 टाइप के गेट हैं, टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट एंड स्टेप गेट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप गेट एंड बॉटम गेट। ठीक है, टॉप गेट और बॉटम गेट के बीच का डिफरेंस क्या है। टॉप गेट मतलब क्या होता है, टॉप गेट मतलब होता है टॉप गेट, ऊपर जो गेट है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो आपकी ये मोल्ड कैविटी, आपकी ये पूरी की पूरी मोल्ड कैविटी है, और इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, आपका रनर है। और ये जो पोजीशन है जहां पर मैं अभी ये हाईलाइट करूं, दिस पर्टिकुलर रेड पोर्शन, मैं इसको एक बार कंट्रोल Z कर दूं, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज योर गेट। तो मोल्ड कैविटी की जस्ट ऊपर जो है वही गेट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप गेट। ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है। और अगर मैं मॉल्टन मेटल को, मतलब जो गेट है हमारा, अगर उस गेट को मैं थोड़ा सा घुमा करके अगर करूं, ये थोड़ा सॉरी बट ये क्या रोटेट हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, चलिए देखते हैं। तो अब अगर गेट यहाँ पर है और फिर ये मोल्ड कैविटी के अंदर जा रहा है, अगर गेट यहाँ पर है और फिर यहाँ से मॉल्टन मेटल निकल करके धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, मोल्ड कैविटी में जा रहा है और धीरे धीरे उठना शुरू कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ गेट इज कॉल्ड एज बॉटम गेट। टॉप गेट और बॉटम गेट के बीच का पहला डिफरेंस क्या है भैया, एक ऊपर से डायरेक्टली ऊपर खड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टॉप गेट। बॉटम गेट क्या, मैं नीचे से धीरे से सप्लाई करूंगा क्या, मॉल्टन मेटल, कहाँ पर, मोल्ड कैविटी के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज योर बॉटम गेट। इतना तो चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। डेरिवेशंस हैं इसके काफ़ी ढेर सारे, बट मैं तो यही कहूँगा कि डेरिवेशन वगैरह पर कम ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, तो डेरिवेशन वगैरह पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, जब कभी भी टॉप गेट के बारे में बात करते हैं, पहले टॉप गेट और बॉटम गेट समझ लेते हैं। पार्टिंग लाइन और स्टेप गेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम सेइंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉप गेट और बॉटम गेट समझ में आ जाता है, सो आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टॉप गेट और बॉटम गेट। टॉप गेट कहाँ पर है, ऊपर यहीं पर बैठा हुआ है क्या, आपका गेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट अगर मैं यहीं से, लेट अस सपोज मेरे पास कुछ पेन वगैरह होनी चाहिए, बट मेरे पास अभी कुछ पेन नहीं है मेरे पास पेन नहीं, कोई बात नहीं। लेट अस सपोज आई हैव दिस रिंग, चलो अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाएगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, टकराएगा और इधर उधर छिटकेगा, है ना। अभी देखो ये रिंग मैंने पकड़ा, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, और इम्पैक्ट के साथ छोड़ूंगा तो देखो रिंग की जो पोजीशन है जहां पर गिरना चाहिए वहां पर गिरेगी नहीं, वो यहाँ पर टकरा करके फिर वहां कहीं जाएगी। यही तो होता है, इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज को, किसी भी मॉल्टन मेटल को अगर मैं ऊपर किसी भी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के साथ अगर नीचे छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, तो होगा ये कि स्प्लैशिंग हो सकती है। स्प्लैशिंग मतलब छिड़कना हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है, टर्बुलेंस फॉर्मेशन हो सकती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ लिक्विड। टॉप गेट मतलब समझे ऊपर ही लगा हुआ मतलब क्या होगा, मॉल्टन मेटल में डालूंगा तो क्या होगा, झटके से मॉल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा, और जैसे ही मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा क्या होगा, छिटकेगा। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था ये वाला, ठीक है, वापस से देख लीजिए। लेट अस सपोज, थोड़ा पानी कम कर देता हूं, अब सही है, थोड़ा और कम कर देता हूं, वरना मैं ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस, ये आपका मान लीजिए गेट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मोल्ड कैविटी है। ये आपका गेट है, ये आपका मोल्ड कैविटी है। पोरिन बेसिन यहाँ है, क्योंकि मुझे इसे वर्टिकली दिखाना है तो मैं वैसे ही दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा आप देखिए, अब अगर मैं इस पूरे के पूरे बॉटल को देखिए, पानी वहां पर जहां पर जाना चाहिए था वहां पर नहीं गया, क्या होगा, छिटका। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपका जो मॉल्टन मेटल रहेगा दैट विल बी विस्कस, नो डाउट अबाउट इट।
बट स्प्लैशिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये स्प्लैशिंग कब कब होगा? स्प्लैशिंग तभी होगा जब आपका कौन सा टॉप गेट का यूज हो रहा होगा, ठीक है। और क्या, इट कैन बी यूज्ड फॉर फेरस मटेरियल के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो टीएफ वगैरह का जो कैलकुलेशन है, दिस टीएफ वगैरह, टीएफ क्या है? टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन है। कितना टाइम लग रहा है भाई सॉलिडिफिकेशन होने में? तो अब देखिए इसमें बेसिक कैलकुलेशन, कहीं ज़्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर देख सकते हैं यहाँ से 1 से लेकर के पूरे गेट तक की डिस्टेंस को मैंने क्या लिया? HT लिया है, ठीक है। ये आपका मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी का हाइट क्या है? HM, और एरिया क्या है? AM, ठीक है। V3 हम लोग निकाल लिया √2GST, ये तो पता ही है। हमने क्या लिया? हमको क्या फाइंड करना है? हमको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड करना, सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड करना मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि कितनी जल्दी जो आपका मोल्ड कैविटी है वो भर जाएगा, कितनी जल्दी आपका मोल्ड कैविटी है जो भर जाएगा और सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, कितनी जल्दी भर जाएगा। तो उसकी वजह से हम लोग क्या लेंगे? उसकी वजह से हम लोग लेंगे एरिया ऑफ मोल्ड इंटू DH। DH क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो मोल्टन मेटल आएगा वो कहाँ आएगा? मेरा कर्सर को देखिए, ये रेड वाली लाइन में सबसे पहले मोल्टन मेटल कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, नीचे वाले एरिया में सबसे पहले आएगा। धीरे धीरे करके लिक्विड रेज होना शुरू होगा, मोल्टन मेटल रेज होना शुरू होगा। तो चेंज क्या हो रहा है? वेरी क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है हाइट। सो इसीलिए मैंने क्या लिया? DH। इसीलिए क्या लिया गया यहाँ पर? DH को लिया गया है, क्योंकि हाइट वेरी कर रही है। और इस केस में क्या हो रहा है? कितने AGVG गेट का एरिया, गेट की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो TF विल बी इक्वल टू VM डिवाइड बाय AGVG। VM इज योर वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइड बाय AG इंटू VG। AG क्या है आपका? AG है आपका एरिया ऑफ गेट, VG क्या है? वेलोसिटी ऑफ गेट, ठीक है। बॉटम गेट का भी डेरिवेशन ऐसे ही है। आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एलिमेंटल एनालिसिस लगानी पड़ेगी। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब जो आप बेसिक इंटीग्रेशन में करते हैं, सीधे हो जाए। ओके, देख लीजिए इसकी भी डेरिवेशन कैसे की गई है। उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा मैं रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया? हमने यहाँ पर, क्योंकि मोल्टन मेटल कहाँ है? घुस रहा है, यहाँ से घुस रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करा। तो हमने हाइट को क्या ले लिया? DH ले लिया, ठीक है। हाइट को हमने DH ले लिया। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते? देखिए यहाँ पर DT इंटू AGVG, वापस से AM इंटू DH किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन वगैरह रख करके इंटीग्रेशन परफॉर्म करके हमारे पास एक आपको सॉलिड फ्रीजिंग का कह लीजिए, या आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक सी बात है, आप इस डेरिवेशन को देख सकते हैं। ये आपको देखिए 2 है, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और नहीं सही सो गेट हंट की वेबसाइट है, सर्च इट ऑन गूगल, गेट हंट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कास्टिंग के पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दिस इज ओनली ऑफ 63 पेजेस। वो तो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, आई होप सो। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट 63 पेजेस हैं। मतलब आप 2 घंटा भी बैठोगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वंस यू आर यू नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको चीज़ें पता होंगी किस तरीके से डील करना है तो ये बहुत आसानी के साथ 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ। देखिए अभी पार्टिंग लाइन गेट है, उसके बाद में थोड़ा बहुत और है, हम लोग चीज़ें अब थोड़ा फास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर। सारा न्यूमेरिकल वगैरह कहाँ से आता है? वो इन्हीं पोर्शन से आता है। सो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको कवर कर लूँगा, और उसके बाद आपका जो बचा कुचा जो छोटा मोटा थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो फॉर कास्टिंग। इन केस ऑफ एनी अदर डाउट प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। if you are unable to comment it down, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपको सही लगे, ठीक है। मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मेल वगैरह आपको मिल जाएगा कि mechanicalvitamin@gmail.com या। सो थैंक यू सो मच इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत और अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रीवियस पोर्शन को भी मैं साथ में लेकर के और एक हॉलिस्टिक व्यू लेकर के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पोर्शन आप लोगों का छूटे नहीं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा इफ़ अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड नाइट ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।